हेलो व्यूअर्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वीडियो एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग ये सीआरटी वीडियो डिस्कस किए थे, एलसीडी वीडियो डिस्कस किए थे और एलईडी वीडियो को भी डिस्कस किए थे। हम लोग फोर्थ जो वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोजेक्टर। एक्चुअली में जो मैंने फ्रॉम सीआरटी टू एलईडी जो स्क्रीन होता है वो मैंने छोटा होता है, जिसमें दो चार लोग देख सकते हैं जो भी उसका इन्फॉर्मेशन है। अगर उस कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन को, चाहे कोई प्रेजेंटेशन को, चाहे कोई भी वीडियो को अगर हम दिखाना चाहते हैं एक लार्ज ऑडियंस को, जहाँ सेमिनार हॉल में हम दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ ये सब स्क्रीन काम नहीं कर सकता है, क्योंकि जहाँ थाउजेंड्स ऑफ व्यूवर्स बैठे हुए हों, ऑडियंस बैठे हुए हों, वहाँ अगर हम कोई प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं तो वहाँ जो है ये स्क्रीन, ये वीडियो काम नहीं करता है। वहाँ एक फोर्थ टाइप का वीडियो हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टर। ये पहले भी चला रहा है, ऐसा बात नहीं है कि नया कोई इन्वेंशन है, पहले से भी प्रोजेक्टर का यूज होता है। अब उसको कंप्यूटर में भी यूज किया जा रहा है फॉर डिस्प्लेइंग द इंफॉर्मेशन ऑन ए बिग स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए। तो प्रोजेक्टर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वीडियो जो सेमिनार हॉल, क्लासरूम जो है, यहाँ जो बिग ऑडियंस जहाँ हो, कोई सभा हो, तो वहाँ अगर हम दिखाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है। कोई ट्रेनिंग हॉल हो, वहाँ भी जो है वो प्रोजेक्टर का ही यूज़ किया जाता है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस एक साथ देख सकते हो। तो वो एक प्रोजेक्टर को भी एक वीडियो ही माना गया है। तो ये प्रोजेक्टर जो है, प्रोजेक्टर इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वीडियो, it is also a type of video which displays information, on a big screen, जो है बिग स्क्रीन। द इंफॉर्मेशन इज टू बी डिस्प्लेड, इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेशन और एनी वीडियो or any picture or any data it is mainly used for large audience जहाँ हो वहाँ इसमें यूज किया जाता है। ऑडियंस लाइक इन सेमिनार हॉल में हो सकता है, सेमिनार हॉल, क्लासरूम, मीटिंग हॉल, मीटिंग कोई हो रहा हो, सभी को दिखाना अगर है तो वहाँ जो है मीटिंग हॉल, ये जो है मीटिंग हॉल में हो, चाहे लार्ज ऑडियंस जहाँ हो, वहाँ दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। ये दो पार्ट रखता है। एक जो है एक स्क्रीन होता है जो मैंने कोई भी यूज हो सकता है, मैंने कपड़े का हो सकता है, कोई एक बड़ा स्क्रीन होता है जो, और एक जो पार्ट होता है वो प्रोजेक्टर होता है जो सीपीयू में लगा रहता है और वही जो है फोकस करता है और स्क्रीन पर जाकर डिस्प्ले करता है। इट कंसिस्ट टू पार्ट, one part is attached with CPU which displays information, which
focus the information to other part screen to display to audience ऑडियंस को ये दो पार्ट रखता है, जिसमें ये जो भी इंफॉर्मेशन है डिस्प्ले टू ऑडियंस। इस तरह से ये जो है वो प्रोजेक्टर काम करता है, जो एक बिग स्क्रीन रखता है और एक प्रोजेक्टर होता है जो उस पर फोकस करता है और वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता है। एक्चुअली भी ये सेमिनार हॉल, मीटिंग हॉल, ये सब में जो है इसका यूज किया जाता है। इस तरह से वीडियो हम लोग अभी ख़त्म किए। एक कंपोनेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जिसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, लेकिन टच स्क्रीन आने के बाद इसको हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस भी कहने लगे हैं। अब जो हम लोग अदर कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है CPU, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हम लोग अनदर पार्ट जो डिस्कस करेंगे वो है CPU। CPU ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन काम करता है, उसी तरह कंप्यूटर में CPU काम करता है। ब्रेन क्या क्या काम करता है? ब्रेन कोई भी बातों को वो जो है वो याद रखने का काम करता है, मतलब मेमोरी इसमें होता है। वो जो है इनपुट लेता है और मेमोरी में रखता है, और उसके अनुसार ब्रेन जो है कैलकुलेशन करता है। जो भी कैलकुलेशन करता है या मैनिपुलेशन करता है या डिसीजन लेने का काम करता है, और जो डिसीजन लिया ब्रेन उसको जो है मुंह के द्वारा या हाथ के द्वारा एज ए इंफॉर्मेशन जो है उसको डिस्प्ले करने का, अदर को हम जो है वो कन्वे करने का काम करते हैं। तो वही काम कंप्यूटर में CPU करता है, जो ह्यूमन बॉडी में ब्रेन करता है। इसलिए CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये क्या करता है? इट एक्सेप्ट्स डेटा, स्टोर इट इन ए मेमोरी, उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शन भी रिसीव करता है, और इंस्ट्रक्शन के अनुसार उस डेटा को प्रोसेस करता है, और वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कैलकुलेशन मैनिपुलेशन पहले भी डिस्कस किए हैं, कैलकुलेशन मैनिपुलेशन करके प्रोसेस करता है और रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस में भेजने का काम करता है। वो आउटपुट डिवाइस मॉनिटर भी हो सकता है या प्रिंटर भी हो सकता है। यही काम जो है मेनली जो है CPU करता है, जो प्रोसेसिंग का काम करता है। और इस काम के लिए इसमें भी 3 कंपोनेंट मेनली जो है यूज किए जाते हैं, और वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहले जाने कि CPU का जो है वो क्या है। इट इज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इट इज most important part of computer which is called brain of computer, जिसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये ब्रेन कहलाता है। ब्रेन क्यों कहलाता है बताएं हम, कि जो ब्रेन काम ह्यूमन बॉडी के लिए करता है वही काम जो है CPU कंप्यूटर के लिए करता है। जैसे ब्रेन जो है कोई चीज़ को रिसीव करता है, अपनी मेमोरी में रखता है, उसी तरह CPU कंप्यूटर में जो है अपने डाटा को बाहर से रिसीव करता है इनपुट डिवाइस के द्वारा, और अपने मेमोरी में रखने का काम करता है। उसके बाद उसको जैसे ब्रेन उसको प्रोसेस करता है डाटा को, जो भी कैलकुलेशन मैनिपुलेशन या डिसीजन लेने का काम होता है, वही काम CPU जो है वो डाटा को मैनिपुलेट, कैलकुलेट या डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल जिसको प्रोसेसिंग कहते हैं, वो करता है। और जो आउटपुट है वो दिखाने का काम आउटपुट डिवाइस के माध्यम से दिखाने का भी काम करता है। इसलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये कभी कभी क्वेश्चन आता भी है कि व्हाई CPU इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो है हम लोग इसका जवाब ये दे सकते हैं।
CPU accepts data, store it in memory, store it in memory and process it to give आउटपुट देने के लिए उसको प्रोसेस करने का काम करता है। ये मेनली जो है वो सीपीयू करता है, और सीपीयू ये सारा काम जो है 3 पार्ट मिल करके ये करता है। तो ये जो है सीपीयू does these work with the help of mainly 3 components। वो पहला क्या है तो मेमोरी के द्वारा ये काम करता है। दूसरा क्या है ALU, और तीसरा क्या है CU। ये जो है ये 3 कंपोनेंट सीपीयू में होते हैं, जिसको मिल करके सीपीयू अपना काम करता है। इसको अगर हम बाई फिगर समझें तो ये कैसे काम करता है, कैसे ऑर्गेनाइज रहता है सीपीयू में, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ये सीपीयू मान लेते हैं, इसको ये सीपीयू अगर हम मान लेते हैं तो ये मेमोरी होता है, और ये जो है ALU होता है, और एक होता है CU जिसको कहते हैं। ये जो है ALU से मेमोरी में जाता है और मेमोरी से ALU में आता है, और CU जो है वो दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस तरह से 3 पार्ट मिल करके जो है वो CPU अपना काम करता है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मेमोरी जो है ये पार्ट है, लेकिन जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इसलिए कहा जाता है। जॉन वॉन न्यूमन ने मेमोरी को एक इंडिपेंडेंट बना दिया और उसके जगह पर सीपीयू में स्टोर करने के लिए, टेम्पोरली स्टोर करने के लिए उसने रजिस्टर जो है उसमें रख दिए। तो ये जो है वो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे कि सीपीयू में भी चेंजेज आया। जो जॉन वॉन न्यूमन ने किया था वो था कि मेमोरी को उन्होंने अलग कर दिया सीपीयू से और उसके जगह पर रजिस्टर कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले लेकिन हम लोग ये जान लें कि ये 3 कंपोनेंट कौन कौन क्या काम करता है। मेमोरी क्या काम करता है, ALU क्या काम करता है, और CU क्या काम करता है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हम लोग शुरू करें। इसमें पहला काम जो है वो करता है कौन, मेमोरी। तो मेमोरी जो है मेमोरी वो पार्ट है सीपीयू का जो कोई भी डाटा को स्टोर करने का काम करता है। कोई भी डाटा को या कोई भी इंफॉर्मेशन को जो हम कंप्यूटर में डालते हैं उसको भी स्टोर करता है, और जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होने के बाद जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है उसको भी वो स्टोर करने का काम करता है। तो इट इज ए डिवाइस विच स्टोर्स द डेटा फॉर द प्रोसेसिंग, स्टोर डाटा करता है फॉर द प्रोसेसिंग, एंड ऑल्सो इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर द प्रोसेसिंग। मतलब कि जो प्रोसेसिंग के बाद जो ऑब्टेन्ड हुआ है उसको भी स्टोर करने का काम ये करता है। ये भी जो है मेमोरी, इट इज ए डिवाइस which stores data accepted from input device जो इनपुट डिवाइस के द्वारा एक्सेप्टेड हो उस डाटा को स्टोर करता है, एंड ऑल्सो इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन obtained after processing।
ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग के बाद जो ऑब्टेन्ड हुआ उसको भी स्टोर करने का काम करता है। तो ये जो है ये इट ऑल्सो स्टोर सम परमानेंट इंफॉर्मेशन चाहे इंस्ट्रक्शन, वो ये जो है कुछ परमानेंट इंस्ट्रक्शन भी रखने का काम वो करता है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेमोरी जो है एक डिवाइस है जो कि डाटा को स्टोर करने का काम करता है और इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करने का काम करता है। लेकिन मेमोरी जो है वो दो तरह का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और एक सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। जो सीपीयू का सेकेंडरी मेमोरी पार्ट नहीं होता है, प्राइमरी मेमोरी इज ए पार्ट ऑफ सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी ही सीपीयू का पार्ट होता है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग बाद में डिस्कस करने का काम करेंगे। ये जो है मेमोरी, ये हम लोग ओवरऑल नॉलेज ले रहे हैं कि कैसे कंप्यूटर जो है इंटरनली काम करता है। तो ये जो है मेमोरी इज ऑफ टू टाइप, पहला कहते हैं इसको प्राइमरी मेमोरी और दूसरा कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एक होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी जिसको मेनली जो है प्राइमरली सीपीयू के साथ अटैच होता है, और ये जो है सेकेंडरी मेमोरी एक आउटर डिवाइस है जो कि परमानेंट स्टोर करने का काम करता है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बाद में, लेकिन पहले हम लोग जानें कि प्राइमरी मेमोरी क्या है। तो ये प्राइमरी मेमोरी द मेमोरी which is primarily used by CPU to store data or instruction, or information. The memory which is primarily used by CPU to store data, instruction and information is known as primary memory कहते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी एक पार्ट जो है वो एक्चुअली में सीपीयू के साथ जो अटैच है, एक्चुअली में वो प्राइमरी मेमोरी ही होता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी भी दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरे को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो है हम लोग जाने इसको कि ये जो है मेमोरी कितने तरह के होते हैं। तो ये जो है हम लोग जाने कि मेमोरी दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी हुआ, एक सेकेंडरी मेमोरी हुआ। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो प्राइमरली यूज किया जाता है सीपीयू के द्वारा टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन। तो प्राइमरी मेमोरी भी दो तरह का होता है, एक को कहते हैं रैम और दूसरे को कहते हैं रोम। ठीक है, तो ये हम लोग अब डिस्कस करें। प्राइमरी मेमोरी is also of two type। पहला कहलाता है रैम और दूसरा कहलाता है रोम। ये रैम है और एक रोम है। ये जो है हम लोग डिस्कस करें इसमें रैम क्या है, तो रैम के बारे में हम लोग डिस्कस करें। रैम वो मेमोरी है जो कि मेन मेमोरी कहलाता है सीपीयू का। अब एक्चुअल में मेन मेमोरी जो होता है जो सीपीयू के साथ सबसे मोस्ट जो है माने यूज होता है सीपीयू, जिससे सबसे ज़्यादा मोस्टली जिसको यूज करता है वो है रैम। इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे हम लोग कोई क्लास में कॉपी में लिखते हैं तो कॉपी जस्ट लाइक ए रैम, कॉपी जो लिखते हैं हम लोग हैं वो रैम होता है। क्यों इसको रैम कहा जाता है?
क्योंकि कॉपी पर हम लोग लिख भी सकते हैं और उससे पढ़ भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। मतलब उस पर राइट भी कर सकते हैं और उससे रीड भी कर सकते हैं। तो कोई नया चीज़ इन्फॉर्मेशन अगर लिखना हो तो कॉपी में लिखते हैं उसको स्टोर करने के लिए, और जब कभी ज़रूरत हुआ तो उसको हम लोग पढ़ने का भी काम कर सकते हैं। लेकिन कॉपी में परमानेंट स्टोरेज होता है, लेकिन रैम में परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है। जब तक जो है इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है उसमें आ रही है तब तक कोई स्टोरेज होता है। जैसे ऑफ हो गया, चाहे कहे दूसरा कोई हम डाटा उसमें डालना चाहते हैं, क्योंकि रैम का एक लिमिटेशन होता है, उसकी कैपेसिटी एक लिमिटेड कैपेसिटी का होता है, जिसके चलते अगर हम दूसरा डाटा डालना चाहें तो वो जो है पहले वाला डेटा समाप्त हो जाता है और नया डाटा उसमें जा कर के स्टोर हो जाता है। जस्ट लाइक ये समझा जाए कि कॉपी में अगर हम पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल से लिखे, चाहे स्लेट जो होता है, स्लेट जिसको स्लेट पेंसिल से लिखता है तो वो जो स्लेट पेंसिल जैसे ब्लैक बोर्ड है, एक जस्ट लाइक ये भी समझ सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड है, इस पर लिख रहे हैं और जब कभी जरूरत हुआ दूसरा चीज़ लिखना हो तो उसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं, तो ये रिमूव कर दे रहे हैं। उसी तरह रैम भी काम करता है। जो भी डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, जब कभी कोई इसमें लिखते हैं, कोई किसी को लिखना है तो लिख सकता है, फिर बाद में जो है इसको मिटा करके और दूसरा लिखते हैं तो दूसरा उसको लोड कर लेता है। तो जस्ट लाइक ब्लैक बोर्ड जो है, चाहे स्लेट पर जो बच्चा लिखता है, वो जस्ट लाइक रैम है। मतलब ये ऐसा मेमोरी है जिस पर हम लोग राइट भी कर सकते हैं और जब कभी जरूरत हुआ तो उसको रीड भी कर सकते हैं। और लेकिन ये वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है। वोलेटाइल का मतलब है कि जैसे कोई एक जो हम लिखे हुए हैं वो परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है, टेम्पोररी स्टोरेज होता है। जब कोई नया डाटा आता है तो पहले वाला डाटा समाप्त हो जाता है। जैसे कहता है लोग कि ये जो है एक प्रचार देता है कि दाग ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, उसी तरह जो है जो लिखा हुआ है एक बार हट गया तो फिर जो है वापस नहीं आता है। इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वोलेटाइल कहते हैं गैस जिसको उड़नशील होता हो, ढक्कन खोल दिया जाए तो उड़ जाता है, तो उसको वोलेटाइल गैस कहते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ गया वोलेटाइल कि अगर पावर ऑफ हो गया तो सारा रैम में लिखा हुआ सब समाप्त हो जाएगा, या कोई हम नया डाटा उसमें डाल दिए तो पहले वाला डाटा समाप्त हो गया। इसलिए रैम को एक वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है और इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। तो ये हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लें इसके बारे में। तो ये जो है रैम के बारे में हम लोग डिस्कस करें। RAM it is a random access memory, which is mainly used by CPU to स्टोर डेटा का मतलब है राइट भी कहते हैं इसको, एंड रीड डेटा डाटा को रीड करता है प्रोसेसिंग करने के लिए, और जब कभी बाहर से आया तो उसको स्टोर करने का भी काम करता है। इसलिए सो this memory is called read write memory. It is a volatile memory. ये volatile memory होता है। वोलेटाइल हम जान लिए, वोलेटाइल का मतलब है कि एक बार जो लिख दिया गया, करंट अगर नहीं है तो ऑफ हो जाएगा, सब का सब मिट जाएगा, या हम दूसरा कोई डाटा आ गया तो उसको जो है वो पहले वाला डाटा समाप्त हो जाता है। ये जो है कहलाता है वोलेटाइल मेमोरी भी। तो इस तरह से जो है वो रैम जो है वो काम करता है। तो रैम जो है ये भी जो है शुरू में जो आया, एक्चुअली में थोड़ा सा हम और भी इसके बारे में बता दें कि शुरू में जो मेमोरी आया था, एक्चुअली में वो मैग्नेटिक कोर मेमोरी हुआ करता था। शुरू में जब यूज हुआ था, थोड़ा सा हिस्ट्री इसका भी जान लेते हैं हम लोग पहले। तो ये मैग्नेटिक कोर मेमोरी जिसमें मैग्नेट का एक छल्ला रिंग जो है
वो जो है इसमें डाटा स्टोर किया जाता था इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइज स्पॉट एंड डीमैग्नेटाइज स्पॉट, जो परमानेंट मेमोरी हुआ करता था। तो एक पर एक जो है वो रिंग रखा रहता था और उस पर डाटा स्टोर करने का काम किया जाता था, जो कि स्टोरेज मैंने उसको पर, लेकिन एक लिमिटेशन था कितना हम उसमें लगाएंगे, स्टैक ऑफ रिंग जो है उसको लगाना पड़ता था। तो बाद में ये भी जो है आईसी जब डेवलप हुआ, जॉन वॉन न्यूमन ने मेमोरी में भी बहुत कुछ दिया था, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बाद में जब इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए कि आईसी डेवलपमेंट हुआ, तो मेमोरी जो है आईसी रिलेटेड मेमोरी जो है वो डेवलप किया गया, जिसमें कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। पहले बहुत कम मेमोरी हुआ करता था, हम लोग भी डिस्कस किए थे तो शुरू किए थे, जिसमें रैम का कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम मैंने 2 MB रैम, हम गए थे HSL में, तो वहाँ जो है DCM कंप्यूटर हुआ करता था डेस्कटॉप, उसका मेमोरी हम लोग तो यहाँ जो है फ्लॉपी डिस्क पर काम करते थे, तो उस समय 640 KB ही। ये KB क्या होता है, ये MB क्या होता है, अभी हम लोग डिस्कस इसको बारे में कर दें। मेमोरी कैपेसिटी का यूनिट जो है वो बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट में मापा जाता है। ये कैसे क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी यूनिट हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि मेमोरी का कैपेसिटी का ये यूनिट कहलाता है। तो ये जो है जब इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी डिपेंडेंट जो है जब मेमोरी बन गया, तो वो जो है वो एक मैंने जॉन वॉन न्यूमन ने उसको इंट्रोड्यूस किया और उसमें जो है जा कर के डाटा को स्टोर किया गया, जिसमें कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आता था, वो ड्यू टू इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के चलते। और उसी के बाद जो है ये मेमोरी जो है रैम जो है एक वोलाटाइल मेमोरी बनाया गया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हम स्टोर कर सकें, रख सकें, और जो यूजलेस हो गया डाटा उसको हटा सकें और उसको कहीं परमानेंट स्टोरेज हम कर सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो जो परमानेंट स्टोर करना चाहता है तो कॉपी में लिख सकता है, तो उसको परमानेंट है। लेकिन तत्कालिक एक ही ब्लैक बोर्ड से हम कितने पेजेज जो है वो लिख देते हैं, वो उसी तरह रैम में था कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आने से जो है वो छोटा मेमोरी हो गया, छोटा साइज हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हम इसमें स्टोर करने लगे। इस तरह से जो है वो रैम अपना इंटीग्रेटेड सर्किट का हो गया, तो बहुत ज़्यादा काम होना। बाद में जॉन वॉन न्यूमन ने मेमोरी में एक ज़बरदस्त चेंज ये लाया कि उन्होंने क्या किया कि डाटा को और इंस्ट्रक्शन को, पहले इंस्ट्रक्शन अलग रहता था और डाटा अलग रहता था। डाटा के लिए मेमोरी रहता था, इंस्ट्रक्शन के लिए हम तुमको डिस्कस किए थे कि सर्किट जो है वो रहता था, जो सर्किट ऑन ऑफ करने पर ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब करने पर एडिशन होता था और डाटा इससे सप्लाई होता था। बाद में जॉन वॉन न्यूमन ने क्या किया कि उसको इंडिपेंडेंट बना दिया इस मेमोरी को, और डाटा और इंस्ट्रक्शंस एक ही साथ मेमोरी में रखे जाने लगे। डाटा को सप्लाई किया जाता था ऑपरेशन करने के लिए, और इंस्ट्रक्शन जो रीड किया जाता था वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता था जो कि ऑपरेशन करने का काम करता था। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन पहले थोड़ा सा जान लें कि ये रैम जो है ये था पहले। तो शुरू में जब इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया तो रैम भी 2 तरह के डेवलप किए गए। शुरू में जो आया था वो कहलाया स्टैटिक रैम, और दूसरा जो उसके बाद डेवलप हुआ उसको कहा गया डायनेमिक रैम। थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में भी हम लोग ले लें। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी तो होता ही है। रैम इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये कहलाता है एक स्टैटिक रैम और दूसरा कहलाता है डायनेमिक रैम। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये सब जो है बहुत हमको जो है एक फाउंडेशन मजबूत करेगा, और साथ साथ कहीं कंपटीशन में भी इसका तो यूज होगा ही, ये सब पूछता भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कंप्यूटर को जानकारी रखना चाहते हैं तो दीज आर दी स्ट्रेंथिंग द फाउंडेशन ऑफ दी कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज का ये स्ट्रेंथ करता है कि हमारा फाउंडेशन मजबूत हो, इसके लिए ये सब की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। स्टैटिक रैम किसको कहते हैं? तो ये जो है
स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। एक बार जो डाटा चला गया, स्टोर हो गया, वो जब तक रहेगा तब तक उसको हम खुद हटा नहीं दें, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टैटिक रैम। ये डाटा जो रैम में हम डालते हैं वो तब तक उसमें बना रहता है जब तक कि खुद उसको हम रिमूव नहीं कर दें या करंट फ्लो करना बंद नहीं करते, तब तक वो स्थिर रहता है, इसलिए इसका नाम दिया गया स्टैटिक रैम। उस समय इसमें गेट्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो है लॉजिक गेट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको बाद में। गेट इस्तेमाल जो कि एक जो है ज़्यादा जगह तो लेता था, लेकिन एक बार सिंपल टेक्नोलॉजी थी उसकी, जो एक बार स्टोर कर लिया वो तब तक नहीं हटता था जब तक उसको हम हटा नहीं दें, रिमूव नहीं करते हैं या पावर ऑफ नहीं हो जाए, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टैटिक, स्थिर रहने वाला। लिखो दिस टाइप ऑफ रैम, दिस टाइप ऑफ रैम stores data ये जो है दिस टाइप ऑफ डेटा, दिस टाइप ऑफ रैम कीप्स, ऐसे लिखते हैं, कीप्स डेटा टिल इट इज नॉट रिमूव्ड, till it is not removed, or power is off, power is not off, power is off। जब तक कि पावर नहीं ऑफ हो जाए या उसको रिमूव नहीं कर दें तब तक वो डाटा रखे रहता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया है स्टैटिक रैम। तो स्टैटिक रैम गेट्स यूज करता था, जिसके चलते थोड़ा सा जगह ज़्यादा लेता था, तो इसके लिए थोड़ा सा जगह उसमें ज़्यादा लगता था, तो ज़्यादा डेटा माने ज़्यादा स्पेस लेते हुए भी इसमें कम डाटा स्टोर होता था ये स्टैटिक रैम में। तो बाद में इसमें टेक्नोलॉजी में चेंज आया जिसको डायनेमिक रैम कहा गया। डायनेमिक रैम में जो है एक जो है ये डायोड्स के मदद से, जो है कैपेसिटर्स के मदद से डाटा स्टोर किया जाने लगा उसमें। तो ये जो है थोड़ा सा कम कॉम्पैक्ट जगह में इसमें डाटा स्टोर किया गया और ये कैपेसिटर यूज किया गया, डायोड यूज किया गया, जिसके चलते ये डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को कम से कम जगह में रखने लगा। इसलिए इसका नाम अब है कि डायनेमिक क्यों पड़ गया। तो कैपेसिटर्स का एक ये होता है कंडेंसर, जो होता है कंडेंसर यूज किया गया, जिसमें पावर जो है धीरे धीरे डीके करने लगता है। माने पावर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के आधार पर ये रखा गया इसको। तो हाई वोल्टेज जब हो गया तो 1 रिप्रेजेंट किया और लो वोल्टेज हो गया तो 0 रिप्रेजेंट किया। तो ये जो वोल्टेज रिचार्ज होता था तो वो धीरे धीरे डीके होने लगता था, कुछ समय के बाद वो ऑफ होने लगता था। तो वो उसको एक जो है एक फिर से उसको रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती थी। तो एक एक्स्ट्रा सर्किटरी इसमें यूज होता था कि जो डाटा को इस सर्किटरी में यूज कर लिया जाता था और फिर से उसको रिचार्ज कर दिया जाता था और फिर से उसको रिचार्ज कर दिया जाता है और फिर उस डाटा को उसमें डाल दिया जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक, क्योंकि वो धीरे धीरे डीके होने लगता है और डीके होने के बाद फिर से उसको रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है, जो एक्स्ट्रा सर्किटरी यूज करते हैं। तो इसलिए ये डायनेमिक रैम कहलाता है। तो इस तरह से ये डाटा जो है वो स्टोर करता है, लेकिन लार्ज डेटा को हम लोग छोटे से जगह में रख सकते हैं। ये डायनेमिक रैम में आया और आजकल जो है वो डायनेमिक रैम ही काम करता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ये जो है डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग जो है ALU और CU के बारे में भी जानेंगे। और उसके बाद जो है मेमोरी का एंड हो जाएगा और उसके बाद जो है हम लोग इसके मेमोरी में कितने यूनिट काम करते हैं ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।